नोटबंदी के बावजूद आज भी पुरानी करेंसी का काला कारोबार बदसूर जारी है। कानपुर में हुई छापेमारी में 97 करोड़ की पुरानी करेंसी पकड़ी गई और साथ ही 16 लोग गिरफ्तार किए गए। सवाल है कि आखिर पुरानी करेंसी का ये काला खेल आज भी कैसे और क्यों खेला जा रहा है। कानपुर में पुरानी करेंसी का बड़ा खेल। 97 करोड़ के पुराने नोटों का बिस्तर। रात भर होती रही नोटों की गिनती। बंद कमरे में रखे ये वो लाल और हरे करारे नोट हैं जिन्हें मोदी सरकार ने 1 साल पहले पूरे देश में बैन कर दिया। नजारा इंडिया के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर का है, जहां एक कपड़ा व्यापारी के घर से आयकर विभाग और क्राइम ब्रांच की टीम ने पुराने नोटों की ये खेप बरामद की। ये नोट 3 कमरों में बिस्तर की तरह रखे गए। नोट इतने थे कि इन्हें गिनने के लिए पूरी रात लगी। ये काउंटिंग चली है और अब इसके बाद इनकम टैक्स ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं जनरलगंज में श्याम लीला के इस कॉम्प्लेक्स में खड़ा हूं, जो आनंद खत्री का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है, सबसे बड़ा डिपो है। पुलिस ने इस दौरान 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग इन नोटों को दूसरे शहर में ले जाने के फिराक में थे। कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में रहने वाला आनंद खत्री, जो पेशे से बिल्डर और कपड़ा व्यापारी है, उसके घर से पुलिस और आईजी क्राइम ब्रांच की टीम ने देर रात रुपए बरामद किए। बरामदगी के बाद आयकर विभाग भी सक्रिय हो गया, जिसके बाद आनंद खत्री के 17 प्रतिष्ठानों पर एक साथ और छापेमारी की कार्रवाई की। कल वहाँ रेड डाली है। 3 होटल हैं वहाँ के, होटल नमस्कार, होटल ब्लिस और होटल गगन, और वहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। गहन पूछताछ पे उन लोगों ने बताया कि स्वरूप नगर में आनंद खत्री के घर पे कुछ पैसा स्टैक्ड है, और पुलिस ने वहाँ भी दबिश दी। जब पुलिस ने वहाँ दबिश दी तो पाया कि 96 करोड़ से अधिक की धनराशि 500 और 1000 के डिनोमिनेशन में पुरानी करेंसी के वहाँ से बरामद हुए हैं। जाहिर तौर पर नोटबंदी के 14 महीने बाद भी अगर नोटों की इतनी बड़ी खेप कानपुर जैसे शहर में बरामद होती है तो यह आयकर विभाग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक चिंता का सबब है, क्योंकि इसके तार कई और बड़े शहरों से भी जुड़े हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज। इस नोट कांड में पुलिस ने अब 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी पहले ही 15 करोड़ रुपए बदल चुके हैं। वहीं आरोपियों ने ईटीवी से बात करते हुए खुद को बेकसूर बताया। क्या था सर, ये पैसा आप ही का है कि नहीं? बस नहीं, मेरा पैसा नहीं है। आपका नहीं है तो कैसे आप तक पहुंचा सर? मेरा पैसा नहीं है, दैट्स ऑल। बस फर्जी हम लोग होटल में आए थे अपना काम करना, हमारे साथ एक भी रुपया बरामद हम लोग के साथ नहीं हुआ। कुछ कोई मतलब नहीं, मैं गाड़ी का पंचर बनवा रहा था सर, वहाँ से मेरी गाड़ी उठा ली गई है और मुझे उठा लिया गया। ये शनिदेव मंदिर कबाड़ी मार्केट के। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे कानपुर से ऑपरेट कर रहे थे। इस गैंग में करीब 16 लोग पकड़े गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाहर भी ये क्लेम करते हैं कि वो इस बैंड करेंसी को चेंज करा रहे हैं। इनके पास से लगभग 96 करोड़ बरामद हुआ है, और इनका क्लेम ये है कि इसमें से ये 15 करोड़ जो है पहले एक बार एक्सचेंज कर दिया। हमने जो रेवेन्यू एजेंसीज़ हैं उनको कल ही इन्फॉर्म कर दिया था, और इसका इन्वेस्टिगेशन अभी यहाँ से किया जाएगा, और फिर क्योंकि ये जटिल इन्वेस्टिगेशन है इसमें और एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। देखिए, ये थे जी आलोक सिंह, जिनका साफ कहना और मानना है कि जिस प्रकार से रिकवरी हुई है ये एक जांच का विषय है। इसमें अभी और लंबी जांच पड़ताल, इसमें तमाम ऐसे तार जुड़े हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर भी होंगे। अब देखना ये होगा कि पुलिस उन तक कब और कैसे पहुंचती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, ईटीवी न्यूज कानपुर। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत मेरठ, आगरा और कानपुर में मेट्रो चलेगी। वहीं लोक अदालतों के लिए 24 जिलों को चुना गया है। नेशनल और स्टेट हाईवे को लेकर अम्ब्रेला अग्रीमेंट को भी मंजूरी दी गई है। मॉडल शॉप में शराब पीने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही तय किया गया है कि स्लॉटर हाउस शहर के बाहर होंगे। इसके अलावा बागपत की चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। तो 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं मेरठ, आगरा और कानपुर में मेट्रो चलेगी। ये सबसे अहम प्रस्ताव। लोक अदालतों के लिए 24 जिलों का चयन हुआ है। नेशनल और स्टेट हाईवे को लेकर अम्ब्रेला अग्रीमेंट को मंजूरी मिली है। मॉडल शॉप में शराब पीने को मंजूरी मिली है। स्लॉटर हाउस शहर के बाहर जाएंगे, इस पर भी मोहर लग गई है।
वाराणसी में अति संवेदनशील इलाके के पास एक सीक्रेट सुरंग का खुलासा होने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल वाराणसी विकास प्राधिकरण के 2 जूनियर इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए हैं और इस सीक्रेट सुरंग की जांच शुरू हो गई है। बनारस में सीक्रेट मार्केट का खुलासा, सुरंग खोदकर बना अवैध मिनी बाजार, कुंभकर्णी नींद में सोता रहा प्रशासन, हजारों जिंदगियों की जान का सौदा, सीक्रेट सुरंग का क्या है राज? ये जो तस्वीरें हैं उसे देखकर गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालिएगा कि वाराणसी में मेट्रो के लिए सुरंग की खुदाई शुरू हो चुकी है। इसे देखकर यह भ्रम भी बिल्कुल न पाले कि दिल्ली के पालिका बाजार की तर्ज पर सरकार कोई अंडरग्राउंड मार्केट बनवा रही है। चौंकाने वाली ये तस्वीरें सीक्रेट सुरंग की हैं। जी हां, दाल मंडी इलाके में गुपचुप तरीके से इसका निर्माण हो रहा था। दिलचस्प बात यह है कि 1 साल से अति संवेदनशील इलाके में अवैध निर्माण होता रहा, लेकिन वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। रात में गश्त के दौरान पुलिस कप्तान को सुरंग से रोशनी निकलती दिखी तो इसका खुलासा हुआ। एक छोटा सा एक जंगला था, उसके अंदर में जब प्रकाश आ रही थी, जब वो देखा गया तो पता चला उसके अंदर में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और जब नीचे जाके देखा गया, एक बहुत बड़ा तहखाना रूप का एक बेसमेंट टाइप का वहाँ पर बना हुआ था। जब पता करने की कोशिश की गई तो ये पूरा से अनधिकृत रूप से बना हुआ था। काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे अति संवेदनशील इलाके के पास जमीन के अंदर खुदाई होती रही, लेकिन पुलिस प्रशासन सोता रहा। अधिकारी मान रहे हैं कि बिना मिलीभगत के इस अवैध निर्माण का काम संभव नहीं था। बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के बनना होना ये बड़ी ही चिंता का विषय था। इससे बड़ी चिंता का विषय ये भी था कि काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद, जो कि हाई सिक्योरिटी जोन आइडेंटिफाइड है, येलो जोन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यह कंस्ट्रक्शन हो रहा था। दल बल के साथ विकास प्राधिकरण के वीसी सीक्रेट सुरंग की जांच करने पहुंचे और मिनी बाजार जैसे दिख रहे इस पूरे निर्माण को फिलहाल सील कर दिया है। कंस्ट्रक्शन लग नहीं रहा कि हाल फिलहाल में हुआ है, इसमें टाइम लगा होगा, करीब 1 साल तो लगा ही होगा इसको पूरी करने में। तो उनकी नॉलेज में रहा होगा तो उनके खिलाफ इसमें जांच करे कार्रवाई होगी। सुरंग का मुहाना घनी बस्ती वाले दाल मंडी इलाके में है और ये बेनियाबाग पार्क के पास खत्म होती है। पूरे इलाके में सुरंग के ऊपर करीब 100 साल पुराने मकान हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सुरंग के निर्माण में इन घरों के लोगों की सहमति थी? देखिए, आप जैसे देख रहे हैं ऊपर सघन क्षेत्र है, मिश्रित क्षेत्र है। यहाँ पे ऊपर दुकानें भी हैं, आवास भी हैं, तो किसी एक जने की जमीन तो प्रथम दृष्टया नहीं लग रही है। बहुत सारे लोग इसमें हैं जो कि ऊपर बसे हुए हैं। हर एक की जमीन का स्वामित्व होगा तो वो सर्वे के बाद ही पता चलेगा। इस इलाके के काफी लोग इसमें मतलब इन्वॉल्व लग रहे हैं, हो सकता है। सीक्रेट सुरंग की जांच शुरू हो गई है। शुरुआती पड़ताल में इसके निर्माण का मकसद कॉमर्शियल बताया जा रहा है, लेकिन सैकड़ों जिंदगियों की जान जोखिम में डालकर ऐसे निर्माण किन अफसरों के शह पर हुआ, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। योगी सरकार ने आज प्रवर समिति की बैठक में बिना चर्चा के यूपी कोका बिल को मंजूरी दे दी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में विपक्षी दलों ने लिखित में कोई संशोधन समिति के सामने नहीं रखा। वहीं नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने योगी सरकार को तानाशाह बताते हुए यूपी कोका विधेयक को जन विरोधी और कानून विरोधी बताया। खबर लखनऊ से है। यहां पुलिस भर्ती के नतीजे घोषित न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। पुलिस भर्ती के लिए ये अभ्यर्थी लक्ष्मण मेला मैदान में इकट्ठा हुए, जहां नाराज होकर इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने गोमती नदी में कूदकर विरोध जताया। इन लोगों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, साथ ही पुराने रिजल्ट मामले की पैरवी हाईकोर्ट में कराने की मांग भी की। तो विरोध का एक अलग तरीका इस वक्त गोमती
नदी में कूदकर ये अभ्यर्थी अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए। खबर लखनऊ से है। यहां पुलिस भर्ती के नतीजे घोषित न होने से अभ्यर्थी नाराज हैं। उन्होंने हंगामा किया है। पुलिस भर्ती के लिए ये अभ्यर्थी लक्ष्मण मेला मैदान में इकट्ठा हुए थे, जहां नाराज होकर इन लोगों ने हंगामा शुरू किया। इसी दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने गोमती नदी में कूदकर विरोध जताया। इन लोगों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही पुराने रिजल्ट मामले की पैरवी हाईकोर्ट में कराने की मांग की। लखनऊ में पुलिस भर्ती मामले में सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज प्रेस वार्ता की। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। हमने जो वैकेंसी निकाली है वो अलग है और पिछली सरकार की वैकेंसीज अलग हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सरकार पुराने आरक्षी अभ्यर्थियों के मामले में कोर्ट का हर आदेश मानने को तैयार है। राज्य सरकार की तरफ से कोई भी किसी प्रक्रिया को रोकने का हमने कोई रिटर्न में हाई कोर्ट में नहीं दिया, ना ही हमारा कोई उसमें हम लोग के आदेश हैं। हम एक जरूर नई प्रक्रिया लेकर आना चाहते हैं, मगर वो हाई कोर्ट को निर्णय करना है कि उन्हें क्या करना है। ये पुराने 34,716 जो कांस्टेबल्स की भर्ती का है और ये 42,000 जो है वो एक अलग है। उसका ये 34,716 से कोई लेना देना नहीं है, मगर कोर्ट जो भी निर्णय लेगी वो हम स्वीकार करेंगे। यहाँ रायन इंटरनेशनल स्कूल जैसा मामला सामने आया है। अलीगंज के ब्राइटलैंड स्कूल में छात्रा ने छात्र को चाकू मारा है। पहली क्लास के छात्र ने 5वीं की छात्रा पर यह आरोप लगाया। फिलहाल छात्र को ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद इलाके में और खास तौर पर ब्राइटलैंड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिवार वालों के भीतर दहशत है। राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता। राजीव, जरा जानकारी दीजिए कब का ये मामला है और फिलहाल घायल जो छात्र ट्रोमा सेंटर में भर्ती है उसकी तबीयत कैसी है? देखिए, ये घटना कल की है। कल सुबह 10 बजे असेंबली के समय ब्राइटलैंड स्कूल के एक कक्षा 1 के छात्र पर धारदार चाकू से हमला हुआ था। उस पर पहले वाइपर से वार किया गया, उसके बाद चाकू से हमला कर उसे टॉयलेट में बंद कर दिया गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा तत्काल उसे पहले स्थानीय नर्सिंग होम में एडमिट कराने की कोशिश की गई, लेकिन जब नर्सिंग होम में मना किया तो उसे ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया। लेकिन इस बीच इस घटना की जानकारी उसके परिजनों को नहीं दी गई और उनके परिजनों पर यह दबाव बनाया गया कि इसकी शिकायत पुलिस से भी न की जाए। लेकिन जब ये घटना मीडिया के सामने आई और हड़कंप मचा, उसके बाद आज घटना के एक दिन बाद आज पुलिस को इसकी सूचना दी गई और फिर पुलिस के आला अधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दिया। ऐसे में साफ है कि कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई थी। जो बात रेयान इंटरनेशनल स्कूल में जब घटना हुई थी तो उसके बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जो ऐसे स्कूल हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और जो छात्र हैं उनकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। लेकिन इस स्कूल में न तो कोई सीसीटीवी कैमरा उस वक्त वहां पर काम कर रहा था और शायद यही कारण है कि घटना के 24 घंटे बावजूद अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि हमला किसने किया है। लेकिन अगर बात घायल छात्र की करें जिसका ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है, फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उसके मुताबिक ये हमला उसी स्कूल की छात्रा ने किया। उसने उसे जीने से नीचे उतारा और फिर टॉयलेट में ले जाकर पहले उससे वाइपर से हमला किया और फिर उसको चाकू मारकर वो बंद कर निकल गई। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल स्कूल प्रबंधन पर उठता है कि आखिर स्कूल प्रबंधन ने इतनी बड़ी घटना को क्यों छुपाया, उसके परिजनों को तत्काल सूचना क्यों नहीं दी गई, पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई। और शायद यही कारण है कि अब पुलिस इस मामले की बेहद गंभीरता से जांच कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शुक्रिया आपका। उन्नाव में एक अनोखी खबर सामने आई है, जहां एक मां ने अपने जिगर के टुकड़े को फेंक दिया था, लेकिन इस नवजात बच्चे को ठंड से बचाने के लिए एक जंगली सियार की कोशिश से लोग दंग रह गए। इस बच्चे की जान बचाने के लिए सियार ने
कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मादा सियार ने मासूम बच्चे को 6 घंटे तक अपनी गोद में रखा। वहीं आगरा एक्सप्रेस वे के कर्मचारियों की नजर जब इस बच्चे पर पड़ी तो मादा सियार इसे छोड़कर वहां से चली गई। अब इस नवजात का उन्नाव के NICU में इलाज हो रहा है। जिला अस्पताल के NICU में अब ये नवजात पूरी तरह से स्वस्थ है। निश्चित रूप से यह काम निंदनीय है और मैं तो उस सियार की मां अगर उसे मिला है, उसके पास मिला है, वो सियार जो है, मैं तो उसकी आत्मा की सराहना करूंगा कि उसने इस बच्चे को छोड़ दिया। थाना क्षेत्र में NLT के कर्मचारियों ने हमारे औराज थाना अध्यक्ष को ये सूचना दी थी कि एक सियार की माद में एक बच्चा नवजात शिशु पड़ा हुआ है। इस सूचना पर हमारे थानाध्यक्ष औराज तत्काल मौके पर गए, बच्चे को बहुत सावधानी से वहां से उठाकर हॉस्पिटल तक लेकर आए ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद बाल कल्याण समिति को उस बच्चे को आगे की कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया गया। हरदोई में आज दूध की नदी बहने लगी और लोगों में दूध बटोरने की होड़ मच गई। दरअसल हरदोई में 8000 लीटर दूध से भरा हुआ टैंकर पलट गया। ये घटना जिले के सुरसा इलाके में हुई, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने दूध से भरे हुए टैंकर को टक्कर मार दी और टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते उसमें भरा 8000 लीटर दूध बह गया। हजारों लीटर दूध बहते देख आसपास के गांव के लोग बर्तन और डिब्बे लेकर दौड़ पड़े और अपनी जरूरत के लिए दूध भरकर ले जाने लगे। लाखों लोग इस घटना को देखकर हैरान है। ये दूध जिसकी कीमत का जो आकलन है वो लाखों में किया जा रहा है, लखनऊ में सप्लाई होना था। बड़ी मात्रा में दूध अब बर्बाद हो चुका है। लखनऊ जाते समय जब रास्ते में हम लोगों ने देखा कि एक टैंकर पलटा पड़ा है, तो जब रुक के देखा तो लोगों ने बताया कि रोडवेज की टक्कर से ये टैंकर पलट गया है और जिसमें जो है सारा दूध नीचे गिर गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी इंदिरा डैम में 12 जनवरी को दरार आने की वजह से नहर का पानी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से 16 जिलों के हजारों किलोमीटर में फैली सहायक नहरों का पानी सूख गया है। इससे लाखों हेक्टेयर में रबी फसल को सिंचाई का पानी मिलना बंद हो गया है। वहीं नहर का पानी बंद होने से लखनऊ के गोमती नगर और इंदिरा नगर में लाखों लोगों के सामने पेयजल का संकट आने वाला है। सिंचाई विभाग की लापरवाही इसी बात से आप लगा सकते हैं कि करीब 40 साल पुराने इस डैम का न तो कभी देखरेख हुआ है, न ही कभी मरम्मत का काम हुआ है। के पता किए तो इसमें सील लीकेज, यानी ज्वाइंट जो है ऊपर कंस्ट्रक्शन बने हैं वहां से लीकेज पता चला। इसके फाउंडेशन को कोई दिक्कत नहीं? फाउंडेशन को अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पानी ज्वाइंट से लीकेज है। अब इसका निदान करना आवश्यक है, ये निदान नहीं हुआ तब आगे दिक्कत आएगी। क्या तो वजह है ऐसी घटना हुई? नहीं, ये तो रबड़ सील अगर पहले पुराने 72 से जब बना था तभी के लगे हुए हैं, और वो अब रबड़ भी उस समय अब इतने अच्छे क्वालिटी जो भी उस समय उपलब्ध रहे होंगे लगे हैं, तो अब उनकी लाइफ भी तो ऐसा है कि अब वो ज़रूरत है, एक बार इसकी हैवी रिपेयर की तो ज़रूरत है ही। इंदिरा डैम में लीकेज आने की वजह से इंदिरा नहर का पानी रोक दिया गया है, जिससे 16 जिलों की खेती सिंचाई के लिए प्रभावित तो होगी। वहीं लखनऊ में पेयजल संकट भी आ सकता है, क्योंकि जनवरी के अंत तक सिंचाई विभाग का दावा है कि ये रिपेयर का काम होगा, क्योंकि 19 किलोमीटर नहर में पानी को पहले निकाला जाएगा, उसके बाद रिपेयर का काम हो पाएगा। रबर की खराबी की वजह से बताया जा रहा है ये लीकेज हुआ है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लेबर और मशीनें लगाई गई हैं, वो तेजी गति से काम कर रहे हैं, लेकिन काम बड़ा होने से लंबा समय लग सकता है। कैमरामैन सुधीर के साथ नरेंद्र यादव, ETV न्यूज, लखनऊ।